गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग बातचीत कर रहे थे दिमागी नियंत्रण और उससे जुड़ी हुई जो तमाम किस्म की वैचारिक मीडिया सामग्री है जो कि हमारे बीच में परोसी जाती है और आती है, उसके संदर्भ में सुबह की बातचीत में मैंने कैथलीन टेलर के दृष्टिकोण की चर्चा की थी आपसे। एक और नई समस्या जिसको कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों का ट्विटर पर और दूसरी जगह उन्हें फॉलो क्यों करते हैं जो हेट स्पीच के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी ताकत, उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। वो 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी साइबर सेल के फॉलोअर हों, ये अच्छा नहीं लगता। वो चाहे साइबर सेल कितना ही ताकतवर हो, वो साइबर उनका ही बनाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री हेट स्पीच लिखने वालों का, घृणा के पोस्ट लिखने वालों का अनुकरण क्यों करता है साइबर में। यह सवाल मेरे लिए भी थोड़ा सा चिंता की चीज थी और मैंने इसको अपने तरीके से खोलने की कोशिश की और समझने की कोशिश की और मैं फिलहाल बात यहीं से शुरू करूंगा। मैं अमेरिका में अनेक वेबसाइट हैं जो कि हेट स्पीच, घृणा के प्रचार प्रसार में अहर्निश लगी रहती हैं। अनेक यूट्यूब चैनल हैं जो घृणा के प्रचार में लगे रहते हैं और उनको वे लोग चलाते हैं जिन्हें हम लोग ईसाई फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। या ऐसे भी लोग हैं जो ईसाई फंडामेंटलिस्ट नहीं है लेकिन वे हेट स्पीच या घृणा के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति है एलेक्स जॉन, और यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसकी वेबसाइट के फॉलोअर लाखों लोग हैं, इसके यूट्यूब के चैनल के फॉलोअर लाखों लोग हैं, इसके रेडियो के श्रोता लाखों लोग हैं। और लाखों का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके किसी भी मीडियम के फॉलोअर 20 लाख से ऊपर हैं। नाम है उसका एलेक्स जॉन। एलेक्स जॉन ने अपने एक शो में, अपनी एक मीडिया प्रस्तुति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया। और कब आमंत्रित किया? जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। ट्रंप जानते थे कि एलेक्स जॉन जो है वो अमेरिका में हेट स्पीच का आइकॉन माना जाता है। सारी दुनिया में उसके चर्चे, उसकी हेट स्पीच के, उसके घृणा के प्रचार के। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप उसके शो में गए, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि एलेक्स जॉन, मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारा सिर कभी नीचा नहीं होने दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलेक्स जॉन का सिर नीचा नहीं होने दिया। वे हेट स्पीच, उसकी पोस्ट, उसकी यूट्यूब, उसके साथ मित्रता, इन सबको वो एकदम सबसे ऊपर रखते हैं। मैंने अपने एक बातचीत में आपसे यह बात कही थी कि हमारे यहां जो सरकार है वो सरकार किसी और का अनुकरण नहीं करती, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप का अनुकरण करती है। ये जो सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी का अनुकरण नहीं करती। ये जो सरकार है ये गोलवरकर का भी अनुकरण नहीं करती, जान लीजिए आप। इस सरकार के आदर्श हैं डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक हेट स्पीच के नायक को, जो कि साइबर में, मीडिया में सबसे ज्यादा जनप्रिय है, उसको यह वायदा दिया एक पब्लिक शो में जाके कि एलेक्स जॉन, मैं तुम्हारे सिर को नीचा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ सब समय खड़ा रहूंगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसका किस हद तक असर हुआ होगा। एलेक्स जॉन ने अपनी बिल्कुल कलम तोड़ दी उसके लिए, फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के लिए। एलेक्स जॉन ने हजारों फेक झूठी पोस्ट लिखी और वे पोस्ट रशियन मीडिया में छपी, प्रकाशित हुई और उसके अलावा वहां से सीधे सीधे फिर अमेरिकी घरों में पहुंचाई गई। और उसके बाद का किस्सा आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। जाहिर है कि जब आइकॉन हमारा आदर्श अगर डोनाल्ड ट्रंप हो, तो हमें हेट स्पीच लिखने वालों को, घृणा का प्रचार करने वालों का अनुकरण करने से कौन रोकेगा? हमारे सत्ता के लोग जो लगातार मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग हेट स्पीच का अनुकरण करते हैं, उनके लिखने वालों का अनुकरण करते हैं। इनका आइकॉन कौन है? इनका आइकॉन मोहन भागवत नहीं है, ध्यान लिखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका गोलवरकर आइकॉन नहीं है। ये साइबर सेल के लोग जो हेट स्पीच लिखते हैं, वे इनके आइकॉन हैं, उनके लिखे का ये अनुकरण करते हैं, उसका उत्पादन और पुनरुत्पादन ये पढ़ते हैं। और ये प्रेरणा इनको कहां से मिली? ये प्रेरणा इनको मिली डोनाल्ड ट्रंप से, एलेक्स जॉन से। तो हमारे यहां जो साइबर सेल है, उसका दादा गुरु कौन? उसका दादा गुरु एलेक्स जॉन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो मैंने सुबह बात कही थी, जो माओ कहते थे, हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें यह पता करना चाहिए आखिर विचार आते कहां से हैं। अगर पीएम हेट स्पीच लिखने वाले साइबर सेल के लोगों का अनुकरण करते रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि यह आइडिया उनके पास आया कहां से। लेकिन हेट स्पीच वालों का वो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में जो साइबर सेल बना, उसमें जिस तरह का उत्पादन और पुनरुत्पादन आया, उस उत्पादन और पुनरुत्पादन का आइकॉन कौन था? कहां से प्रेरणा मिली उसकी? एलेक्स जॉन जैसे लोगों से उनको प्रेरणा मिली। और एलेक्स जॉन की ब्यूटी क्या है? एलेक्स जॉन की ब्यूटी है कि वह निरंतर झूठ और असत्य लिखता है और घृणा का प्रचार करता है। ये ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, ये सब भाड़े की थिंकिंग है। भाड़े के लेखक हैं, भाड़े की थिंकिंग है, भाड़े की ही नीतियां हैं और भाड़े के ही नीति निर्धारक हैं। अब आप समझिए कि पूरा देश अगर भाड़े पर न चला जाए तो कहां जाएगा देश? और ये जो देश के जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग दीवाने हैं व्हाट्सएप मैसेज के, साइबर सेल के। ये उसके मैसेज के दीवाने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं जैसे इन्हें सुबह, हमारे यहां मथुरा में लोग जब कचौड़ियों की दुकानें खुलती हैं, जो घर चौथी दुकान के बाद में एक कचौड़ी की दुकान है यहां, बिल्कुल एकदम सुबह होते ही टूट के पड़ते हैं मोहल्ले में लोग। इस शहर में हर इलाके में कचौड़ी खाते हुए लोग मिलेंगे पागल की तरह। कोई ये नहीं सोचता कि उस कचौड़ी के तेल से कोई नुकसान होगा या फायदा होगा, कचौड़ी अच्छी है बुरी है, लेकिन वो टूट के पड़ते हैं। ठीक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेज बीजेपी के साइबर सेल के द्वारा प्रचारित किए जाते हैं, उस पर ठीक वैसे ही लोग टूट कर पड़ते हैं जैसे मथुरा में लोग कचौड़ी पर टूट के पड़ते हैं। एलेक्स जॉन ने अमेरिका के युवाओं का दिमाग एकदम विकृत और प्रदूषित करके रख दिया। जब हमारे भारत के यंग लड़के लड़कियां जो 1990-91 के बाद पैदा हुए हैं, उन वे जब ट्विटर पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, वे तब सोशल मीडिया में आते हैं, वे जब
लगातार वे रियल टाइम कम्युनिकेशन में दाखिल होते हैं, तो उनका सबसे प्रिय खाद्य कौन सा है? सबसे प्रिय खाद्य है झूठ और घृणा। और झूठ और घृणा के कलेवर में तैयार की गई सामग्री, उसे वे खूब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और वो सामग्री कैसे ऑपरेट करती है, कैसे जाती है, बाद में इसकी चर्चा होगी। लेकिन एलेक्स जॉन का जिस तरह से अनुकरण डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसी तरह हेट और घृणा के प्रचारक साइबर सेल का अनुकरण हमारे सत्ताधारियों ने किया। अफसोस की बात है कि यह विचार भी अमेरिकी निकला, देसी नहीं है, यह हिंदू विचार नहीं है। अरे अच्छा हिंदू तो वह है जो कि अपने विचारों पर गर्व करे, अपनी मौलिकता पर गर्व करे। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के मानने वालों की 2000 वर्ष से पुरानी परंपरा है, और इसमें लोगों ने बाहर के विचारों का कम, भारत में पैदा हुए विचारों का अनुकरण ज्यादा किया, चाहे वो जिस संप्रदाय के हों हिंदू धर्म में। लेकिन एक नया हिंदू ऐसा पैदा हुआ है, एक नया हिंदुत्व का समुदाय ऐसा पैदा हुआ है जो कि अपने विचारों को जानता ही नहीं है, अपनी विचारधारा को, हिंदुस्तान की विचारधारा को जानता ही नहीं है। हिंदू की विचारधारा कौन सी थी? उपनिषद की विचारधारा कौन सी थी? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। नरेंद्र मोदी को बहुत शौक है ये संस्कृत की पंक्तियां बोलने का। हम पीएम से कहना चाहते हैं, क्या सत्यम ब्रूयात पढ़ा था कभी? कभी जानने की कोशिश की? हिंदुस्तान की परंपरा रही है सत्य बोलने की और सत्य के लिए मरने की। हिंदुस्तान के विद्वानों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने सत्य के लिए जान दी है। लेकिन एक नया वर्ग पैदा हुआ है हिंदू करने वाला, जो कि सत्य से घृणा करता है, सत्य को देखना नहीं चाहता। उसे झूठ में मजा आता है, उसे गलत में मजा आता है, वह असत्य को ही सत्य समझता है। यह सबसे बड़ी आयरनी, और यह एक तरह का हिंदू धर्म का और हिंदू जाति का एक तरह से विपर्य है, उसका नष्टीकरण की प्रक्रिया है। ये पूरे इस प्रोसेस में आप ये जान लीजिए, हिंदू धर्म को जितनी क्षति पहुंच रही है, हिंदू संप्रदायों को जितनी क्षति पहुंच रही है, उतनी क्षति किसी को नहीं पहुंच रही। क्योंकि हिंदू संप्रदायों की धुरी थी सत्य और प्रिय, ये दो चीजें हैं। हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं वे हमारे प्रिय हैं, वो चाहे जिस संप्रदाय के लोग हों, चाहे जिस विचारधारा के लोग हों, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, हम सब उन्हें प्यार करते हैं। यह हमारे उपनिषदों का बुनियादी उद्देश्य था और लक्ष्य था। तो नया जो प्रोपेगेंडा मॉडल गढ़ा गया, उस प्रोपेगेंडा मॉडल में पहली, जिसे कहें कि नींव में मट्ठा डालना, हिंदुत्व ने हिंदुस्तान के हिंदुओं की नींव में मट्ठा डालने का काम किया, उसको खोखला किया। क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं की नींव सत्य पर टिकी हुई है, असत्य पर और झूठ पर नहीं। पिछले 7-8 साल में जिस तरह का हैवी गंदा प्रचार और झूठ का प्रचार हिंदुत्ववादियों ने किया है, उतना गंदा प्रचार किसी ने कभी नहीं किया। उतना झूठ हिंदू कभी नहीं बोले। सो नया जो नव्य हिंदू है वो कैसा है? जिसके नुमाइंदे आरएसएस वाले हैं, जिसके नुमाइंदे विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, जिसके नुमाइंदे वे लोग हैं जो कि भगवा राजनीति करते हैं। ये वह हिंदू है जिसकी सच में कोई आस्था नहीं है, जो सच से एकदम नफरत करता है, जिसकी वास्तविकता में कोई आस्था नहीं है, जो यथार्थ देखने से डरता है, उससे भागता है, उससे नफरत करता है। तो नई जो परंपरा पैदा हुई
वो नई परंपरा हिंदुस्तान के दार्शनिकों, पंडितों, लेखकों, भक्ति आंदोलन के कवियों, भक्तों, संतों की परंपरा से नहीं जुड़ी। वो किससे जुड़ती है? वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और एलेक्स जॉन से जुड़ती है, जिसने सारी दुनिया को झूठ बोलने का गुरु मंत्र दिया। जब हमारा आदर्श एलेक्स जॉन होगा तो जाहिर है कि विवेकानंद तो रोएंगे, विवेकानंद खुश नहीं होंगे। जब हमारा आइकॉन एलेक्स जॉन होगा तो पटेल रोएंगे। हिंदुस्तान की जितनी बड़ी क्षति और हिंदू धर्म की जितनी बड़ी क्षति इस असत्य के प्रचार ने की है, उससे ज्यादा बड़ी क्षति कभी पूरे 2500 वर्ष में के लोगों ने नहीं की। साइबर सेल का प्रचार सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं है। जो लोग इसे सिर्फ एक भाजपा के राजनीतिक प्रचार के अंग के तौर पर देख रहा है, मैं उसे एक बड़े संदर्भ में देखना चाहता हूं। बड़ा संदर्भ यह है कि उसने झूठ को हमारी हैबिट बना दिया। हम बड़े हुए थे सच की बोलने की हैबिट में, लेकिन जो ही हमने जवानी में पैर रखा, एक स्मार्टफोन हमारे हाथ में आया, हमने एक व्हाट्सएप का अपना कनेक्शन बनाया, हमने व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे मीडियम्स के जरिए जब हमने इंटरनेट में दाखिल हुए, छतकर किससे हुआ? झूठ और सिर्फ झूठ। आश्चर्य की बात है, हिंदुस्तान में आप युवाओं से बात कीजिए, आप उन्हें सच समझा नहीं सकते, आप उन्हें बता नहीं सकते, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। वो कन्विंस है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप समझा लीजिए। और कुतर्क क्या है? कुतर्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर काम कर रहा होता तो अमेरिका में इतने लोग नहीं मरते। और देखिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, यहां तो इतने लोग नहीं मरे जितने अमेरिका में मरे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा शक्तिशाली और महान है नरेंद्र मोदी। आप कोई तर्क, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है इसके लिए। दिमागी नियंत्रण किस तरह से आपको कुल मिला के आपकी विवेक, सत्यप्रियता, तथ्य छानबीन करने की पद्धति या दृष्टि इसको छीन लेता है, इसका एक क्लासिक नमूना है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? अभी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि सरकार रहे या जाए, सबसे बड़ी चुनौती है कि समाज में सत्य रहे या जाए। हमने समाज में एक ऐसा लेयर, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग, करीब 25-30 करोड़ लोगों का समुदाय पैदा किया है जो सिर्फ झूठ में मजा लेता है और झूठ को जीता है और झूठ को शेयर करता है, वेरीफाई नहीं करता उसे। और यह परंपरा कहां से आई? यह परंपरा विवेकानंद की परंपरा नहीं है, यह रामकृष्ण परमहंस की परंपरा नहीं है, यह शंकराचार्य की परंपरा नहीं है, यह सूरदास और कबीरदास की परंपरा नहीं है। यह परंपरा किसकी है? यह डोनाल्ड ट्रंप की है और एलेक्स जॉन की है। बार बार हिंदुस्तान में जो लोग हिंदुत्व की सेवा में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म की सेवा में लगे हुए, वे हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि वे झूठ का कारोबार कर रहे हैं और झूठ का कारोबार हिंदुत्व का कारोबार नहीं है। वे बताएं हमें कि किस हिंदुस्तान के विचारक के आधार पर वे अपना साइबर सेल चलाते हैं। उनका आदर्श एलेक्स जॉन है और डोनाल्ड ट्रंप है। और एलेक्स जॉन और डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य क्या है? एलेक्स जॉन और डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य क्या है? सारी दुनिया जानती है। एलेक्स जॉन और डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है घृणा के समुद्र में पूरी दुनिया को डुबो दो। अमेरिका तो डूब चुका है, अमेरिका बहुत परेशान है अभी।
अमेरिका के यूथ एक सिरे से परेशान है और वह बीमारी हमारे यहां भी आ गई। हमारा जो यूथ है, जो हमारी ताकत थी, आज वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वह सच देखना पसंद नहीं करता। एक अन्य पहलू है जिस पर हम लोग सोचें। मजेदार बात यह है कि एलेक्स जोन ने जब उन्होंने ट्रंप के साथ में कैंपेन भी किया था, वो ट्रंप के लिए भाषण भी देते थे एलेक्स जॉन। तो होता यह था कि कभी एलेक्स जॉन ट्रंप के तथ्यों का इस्तेमाल करते थे और कभी ट्रंप एलेक्स जॉन के तथ्यों का इस्तेमाल करते थे। हमारे यहां भी यह हुआ कि जो साइबर सेल है उसके तथ्यों का पीएम मोदी इस्तेमाल करते थे और पीएम मोदी के तथ्यों का साइबर सेल इस्तेमाल करता था। यह अदला बदली खूब हुई और इसमें झूठ का खूब आदान प्रदान हुआ। मैं तो प्रभावित हूं एलेक्स जॉन से बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम एलेक्स जॉन ने कुछ किया न किया, कम से कम हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े हुए लोगों को हिंदुस्तान के किसी भी विचारक से परे ले जाकर एलेक्स जॉन के चरणों में डाल दिया। मैं प्रभावित हूं उनकी मेधा से। भारत की परंपरा में कोई भी पुनरुत्थानवादी भी, जो हिंदू पुनरुत्थानवादी थे 19वीं शताब्दी के नवजागरण के समय पर, वे भी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी धारणाएं थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। मदन मोहन मालवीय झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे भी हिस्टोरियंस थे जो कि हिंदुत्व को अपना दृष्टिकोण मानते थे, लेकिन वे झूठ नहीं बोलते थे। उनके दृष्टिकोण में फर्क होता था, उनकी दृष्टि में भेद होता था। लेकिन अब तो एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है इंटेलेक्चुअल्स का, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का, जो झूठ बोलते हैं और झूठ में मजा लेते हैं। और वो झूठ कहां से मिला, उसको वैधता कहां से मिली, हम सब लोग जानते हैं। अब झूठ को मीडिया वैधता प्रदान करता है। पहले झूठ को वैधता प्रदान मीडिया नहीं करता था। तो अब हम में साहस बढ़ गया है, मिडिल क्लास के लोगों में, आसानी से झूठ बोलने का। हम सीना फुला के बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। सो बड़ी चुनौती है ये कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर चुनौती है, जान लीजिए इसे आप। यह आपकी अर्थव्यवस्था के खोखलेपन, जो खोखली हो रही है अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा गंभीर चुनौती है, क्योंकि इसने आपके पूरे के पूरे विवेक को अपहृत कर लिया है। जो दिमागी नियंत्रण की कला है, उस दिमागी नियंत्रण की कला का यह एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो साधारण जनता है उसे सत्य से विमुख कर दो। वो सच न देखे, सच न सुने, सच न पढ़े, सच न जाने। मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसे आप समझेंगे कि मैं नहीं जानता कि मुसलमान कैसे हैं, क्योंकि मैं कभी मुसलमानों में गया नहीं। फेसबुक पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, हजारों लोग मिलेंगे, ऐसे सैकड़ों पोस्ट मिलेंगी ऐसी, जो मुसलमानों के बारे में अहरनिश जहर उगलती हैं। वे कभी मुसलमानों के घर नहीं गए, उन्होंने कभी मुसलमानों की दावत नहीं खाई, उनका कभी मुसलमानों से अच्छा गहरा याराना नहीं रहा, उन्होंने इस्लाम की कभी कोई एक किताब का पन्ना नहीं पढ़ा, लेकिन वे इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में दावे के साथ कहते और लिखते हैं कि मुसलमान खराब होते हैं। आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, मिला ना हो और दावे के साथ कहे। यही तो है सबसे विमुखता। मुसलमान कैसे हैं जाके देख लो एक बार, तबलीगी जमात कैसा है जाके देख लो एक बार। मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, लेकिन मैं मुसलमानों को तो जानता हूं। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमान बहुत ज़हीन और बहुत बेहतरीन लोग होते हैं। संयोग है कि मेरा बचपन से मुसलमान दोस्तों
मेरा अपना एक उठना बैठना रहा, मेरे मुसलमान दोस्त रहे मथुरा में, मेरे वे दोस्त भी रहे जो शेड्यूल कास्ट थे, जो जाति से चमार थे, शूद्र थे, महिला उठाते थे, उनसे मेरी दोस्ती थी, आज भी दोस्ती है। मैं पंडित हूं, मेरे यहां गुरुवाई होती है, पंडिताई होती है, मुझे अनटचेबिलिटी सिखाई गई थी, लेकिन मैंने इस अनटचेबिलिटी को तोड़ा। मैंने देखा कि जो मुस्लिम नौजवान होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके घर में जो स्त्रियां होती हैं, तमाम गरीबी के बावजूद बेहिंता शरीफ और अच्छे लोग होते हैं। तो हमने कभी किसी मुसलमान को करीब से देखा ही नहीं, लेकिन हम कहे जा रहे हैं मुसलमान खराब होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, मुसलमान आतंकी होते हैं। ये कहां से चीजें आ रही हैं? ये गुरु एलेक्स जॉन से आ रही है। गुरु एलेक्स जॉन ने सिखाया था। गुरु एलेक्स जॉन जो है हेट स्पीच का नायक है, उसने ये सिखाया था कि मुसलमानों के खिलाफ हेट कैसे पैदा की जाए। एलेक्स जॉन का एक पैर उन लोगों में भी था जो यहूदी लॉबी थी, जो अरब देशों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, आप लिखिए वही जो आपने आंखों से देखा हो, दिमाग से, जिसका विवेक से आपने मूल्यांकन किया हो। चाहे जितना बड़ा मीडिया, चाहे जितना पावरफुल मीडिया इस बात को लिखे, आप मत मानिए। मार्क्स एक बात कहते थे, कार्ल मार्क्स की एक बात बहुत अच्छी है जिसे आपको मानना चाहिए, और मार्क्स के पहले यह बात सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कही थी। कार्ल मार्क्स की सबसे अच्छी बात कौन सी थी, जिसे को महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहा? हर विषय के बारे में संशय पैदा करो, संदेह की नजर से देखो। चीज पर संशय और संदेह करना बंद कर दिया। आप जो जैसे आता है मान लेते हैं। जो नए किस्म की दिमागी गुलामी है, उस दिमागी गुलामी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हम अब बिना कुछ सोचे समझे, मूल्यांकन किए, सीधे हम मान लेते हैं। और ये सीधे जो मानना है, हलवा की तरह आप खाए जा रहे हैं झूठ को, हलवा की तरह खाए जा रहे हैं। और आप कैसे बनेंगे जब झूठ खाएंगे? तो झूठ ही तो उगलेंगे, झूठ में ही तो रहेंगे, झूठ के ही भ्रमों में रहेंगे। और झूठ का भ्रम कैसा है? झूठ का भ्रम यह है कि भारत विश्व गुरु हो गया है। झूठ का भ्रम यह है कि भारत बहुत ताकतवर हो गया है। अरे आप बताइए मुझे कि हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जिस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हो, वो ताकतवर कैसे हो सकता है? देश ताकतवर प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल से नहीं बनता। देश ताकतवर सेना पर कितने हथियार है इससे नहीं बनता। देश ताकतवर इससे बनता है कि हिंदुस्तान के लोग कितने समर्थ हैं और आत्मनिर्भर हैं, कितनी संपत्ति अर्जित करते हैं। आपके दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि देश ताकतवर तब बनता है जब सेना ताकतवर हो, हथियार हो हमारे पास। आप ये भूल ही गए कि सेना के ताकतवर होने से देश के ताकतवर होने का कोई संबंध नहीं है। आप ये भूल ही गए कि साल में तकरीबन 75,000 लोग हिंदुस्तान के, किसी साल 70, किसी साल 60, किसी साल 65,000, एवरेज 70-65,000 लोग साल में हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में उनके लिए सामान्य जीवन जीने की स्थितियां नहीं है। ये वे लोग हैं जो करोड़पति हैं। क्यों जा रहे हैं ये? जब हिंदुस्तान ताकतवर है तो ये क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान छोड़कर? क्योंकि आपके दिमाग में भूस भर दिया गया है। आप झूठ में मजा लेने लगे हैं। आपको सेना की फायरिंग में मजा आने लगा है। आपको बेरोजगार के दुख में आपको कष्ट नहीं होता। आपको बेरोजगार के जीवन की त्रासदी आपको परेशान नहीं करती, लेकिन आपको पुलवामा की घटना आपके अंदर उमंग और जोश पैदा करती है। और यह विपर्य है आपके जीवन का, और यही वह झूठ है जिसमें आप मजा लेने लगे। और यही एलेक्स जॉन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो आपके जेहन में उतार दी गई है। कोशिश कीजिए इस
झूठ के दायरे से बाहर निकलने की। दिमागी नियंत्रण का एक बड़ा पहलू है कि आप सच को न जानें, सच को एंजॉय न करें। अरे सच को कभी एंजॉय करके देखो, सच को जान के देखो, सच में बहुत मजा है, झूठ से ज्यादा मजा है सच में। तबीयत खुश हो जाएगी, जीवन एकदम सुधर जाएगा। लेकिन मजाल है कि हम सच की तरफ चले जाएं, क्योंकि सच को जाते समय, सच के पास जाते समय कम से कम आपको अपने पुराने कलेवर को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अपनी वर्तमान की आदतों के रहते हुए, वर्तमान के संस्कार के रहते हुए आप सच के दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। आप सच देख ही नहीं सकते, आप सच जान ही नहीं सकते। आपको सच को जानने की आपके अंदर कभी जिज्ञासा ही पैदा नहीं होगी। आप सोचिए लोग किस बात पर खुश हैं। वो हिंदुस्तान में जो तांडव मचा हुआ है, एकदम इकोनॉमिक तबाही मची हुई है, इससे परेशान नहीं है। वो इस बात पर खुश हैं कि कल उनको 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद करनी है। वो इस बात पर खुश है कि उन्होंने एक दिन थालियां पीटी थी। मैं जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने एक दिन डॉक्टरों के हिमायत में थाली पीटी थी, क्या वो एक दिन बेरोजगारों की बेरोजगार स्थिति पर थाली पीटेंगे? क्या प्रधानमंत्री में यह साहस है कि हिंदुस्तान के नौजवानों से कहें कि हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे अधिक बेकारी की अवस्था, थाली पीटिए? क्या यह साहस है? नहीं, क्योंकि बेरोजगारी एक सच्चाई है। सच को देखने की क्षमता न प्रधानमंत्री में है, न प्रधानमंत्री के अनुयायियों में है, न उन थाली पीटने वालों में है, और न उन लोगों में है जो कि कल रात को 9 बजे बिजली बंद करेंगे। क्योंकि हमने ये 25-30 करोड़ लोग ऐसे इकट्ठे किए हैं, ऐसे तैयार किए हैं, जो कि एक सिरे से सच के शत्रु हैं। हमें इस दायरे को तोड़ना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सच पर बात करनी चाहिए। और भी कई चीजें हैं, और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा कि दिमागी नियंत्रण को कैसे संभव बनाया गया है। अगली बातचीत में बात करूंगा मैं। अभी आपसे थोड़ी देर में ब्रेक कर लूं, आप भी चाय पी लें, मैं भी चाय पी लूं, और फिर हम लोग फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जस्ट आधा घंटे के बाद। मुझे चाय बनानी होती, मेरे पास कोई है नहीं। मैं प्रधानमंत्री के आदेश का पालन कर रहा हूं, एकांत में रहता हूं एकदम, क्योंकि मैं अप्रोचिंग 65 हूं और मैं कोरोना वायरस से कभी भी प्रभावित हो सकता हूं। क्योंकि मेरे मंदिर पर कृपा है हिंदुओं की, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन मेरे मंदिर पर कृपा है हिंदुओं की, दौड़ दौड़ के आते हैं। तो मुझे चाय पी लूं, आप भी चाय पी लीजिए, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर लें। हम आधा घंटे बाद हम लोग फिर मिलते हैं, और अब हम ये बात करेंगे कि कैसे चॉम्स्की और दूसरे लोगों ने, नोम चॉम्स्की बहुत बड़े विचारक थे, अभी भी हैं, जिंदा हैं। दिमागी नियंत्रण की कला पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमने एलेक्स जॉन को समझा है, अभी हम चॉम्स्की को समझेंगे थोड़ा सा, चॉम्स्की ने किस तरह की बातें कही हैं, और उसके जरिए हम बहुत सारे पहलू हिंदुस्तान के खोलेंगे कि कैसे हमारे नौजवानों का, हम सबका दिमाग गुलाम बनाया गया है। हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इस दायरे से निकलें। इसलिए एक चाय तो बनती है, और हम लोग चाय पी लें, अपने अपने जाएं, चाय बनाएं, अपने घर में जो है माता पिता हैं उन्हें भी चाय दें, अपनी सहेली है उसे भी चाय दें, मित्र है उसे भी चाय दें, प्लीज। बाय।